हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 जनवरी 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के है। हमारे एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड को अनुमति दे दी है, परमिशन दे दी है कि आप इसका इमरजेंसी यूज कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा कोविशील्ड के बारे में देख लेते हैं। देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन तैयार की है, ये कोविशील्ड उसकी जैसी ही है, नॉट एग्जैक्टली उसके मतलब उसकी जैसे सेम नहीं है, परंतु उसके इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन तैयार की है उसके इक्विवेलेंट है। ये जो कोविशील्ड है वो पुणे बेस्ड एक कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने इसको तैयार किया है और अब ये कंपनी 1600 वॉलंटियर्स के ऊपर इसका यूज कर चुकी है। डबल ब्लाइंडेड इसका यूज कर चुकी है कंट्रोल करने के लिए कोरोना को। यूके ने 30 दिसंबर को एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसको दे दी है अप्रूवल। 30 दिसंबर को उन्होंने दे दिया कि इमरजेंसी यूज कर सकते हो इस वैक्सीन का। और इस वैक्सीन के जो डाटा आए हैं, यूके और ब्राजील ने सजेस्ट किया है कि इस वैक्सीन की वजह से 70% जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिली है। देखो, जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और डीसीजीआई ने इसको अनुमति दे दी है। ये जो डीसीजीआई जो पोस्ट है जिस पर अभी वीजी सोमानी पोस्टेड हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसके अलावा भारत बायोटेक एक अलग कंपनी है, उसने भी परमिशन मांगी है कि आप हमारी भी वैक्सीन को क्या दो, परमिशन दो। तो उसके लिए डीसीजीआई ने बोला है कि आपके जो डाटा है, जितने भी आपने टेस्ट किए हैं, जितने भी आपने ट्रायल किए हैं, उन सारे फेजेस के जो डाटा हैं उनको ढंग से हमारे यहाँ पर प्रोवाइड करवाओ, फिर उसके बाद में आपको भी परमिशन दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो जीएसटी कलेक्शन को लेकर के है। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन है वो सबसे ऊंचाई को छुआ है। जीएसटी कलेक्शन ने जीएसटी कलेक्शन गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो दिसंबर 2020 में 1,15,174 करोड़ रुपए कलेक्शन हुए हैं। 12% हायर है पिछली साल की तुलना में और 9.7% हायर है प्रीवियस मंथ्स इनफ्लोज, मतलब पिछले महीनों में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उससे 9.7% ज्यादा है। और पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो 12% ज्यादा कलेक्शन कलेक्ट किया गया है टैक्स का। देखो, कोरोना पेंडेमिक की वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से बोला जा रहा था कि हमारी इकोनॉमी किस में जा रही है, डाउन जा रही है। अब ये जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उससे हमें एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। हम ये देख सकते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है उससे ये लग रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी जो डाउन जा रही थी उसमें कुछ अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स ने बोल दिया है रेगुलर, वो पिछले 36-37 दिनों से रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जो चारों तरफ से जो बॉर्डर्स है उनको उन्होंने घेर रखा है और वहां पर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन लॉज को रिपील नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको थोड़ा सा वायलेंट करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने बोला है कि हम हरियाणा में जो मॉल्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, उनको हम बंद करवाएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली रैली करवाएंगे दिल्ली और किसके ऊपर, जो जयपुर हाईवे है उसके ऊपर, और धीरे धीरे हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। एक हमारे पीएम ने एक योजना लॉन्च की है, उसमें उन्होंने बोला है कि पुअर और मिडिल क्लास को घर देना सबसे पहले प्रायोरिटी है। इसमें जो पीएम है उन्होंने 6 सिटीज में 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। हर सिटीज में 1000 घर बनाए जाएंगे ताकि मिडिल और पुअर लोगों को रूफ, छत महसूस मिल सके। इस आर्टिकल को इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, 9 पेज पर इसके बारे में अच्छे से दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पे हम जो पहला डिस्कशन है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर के है। तो सीपीआई के एक लीडर हैं, उन्होंने
केरला के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। उन्होंने बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट केरला की तरह फार्मर्स का वेलफेयर की बात करे तो वो केरला को एक अपना आदर्श मान सकती है और उसकी तरह काम किया जा सकता है। देखो, केरला के ऊपर जो लॉज बने हैं, फार्मर्स लॉज, उनमें ये बोला जा रहा है कि आप एपीएमसी मंडीज को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, एमएसपी देना बंद कर दोगे। तो हमारे जो पीएम हैं, उन्होंने केरला की तरफ उंगली उठाई। केरला में ना तो एपीएमसी मंडी है, ना उसके अलावा वहां एमएसपी दिया जाता है। लेकिन जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने बोला है कि अगर केरला की सिचुएशन को आप लोग फॉलो कर लोगे ना, तो आप काफी तरीके से फार्मर्स का क्या कर सकते हो, प्रॉफिट करवा सकते हो। इस आर्टिकल में देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, ये जो एपीएमसी मंडीज हैं वो केरला में नहीं है और ना ही केरला में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जितना आप अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देते फसल का, उतना हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, फिक्स्ड अप प्रोक्योरमेंट रेट, या हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट, केरला की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चावल के लिए 18 रुपए 1 किलो के देती है, लेकिन जो केरला की जो गवर्नमेंट है उसने फार्म कल्टीवेटर्स को 27 लगभग 28 रुपए 1 किलो के देती है चावल की। इसके अलावा जो ड्राइड कोकोनट है उसका भी बहुत ज्यादा हायर रेट है केरला में, जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में। इसके अलावा वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनके भी क्या फिक्स कर दिए हैं कि उनके जो बेसिक प्राइस है ना उनको फिक्स कर दिया है। जैसे टेपियोका, बनाना, गार्लिक, पाइनएप्पल, टोमेटो, स्ट्रिंग बीन्स, लेडीज फिंगर, कैबेज और पोटैटो, इन सब का बेसिक प्राइस फिक्स कर दिया है केरला गवर्नमेंट ने। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके अलावा पैडी कल्टीवेटर्स को रॉयल्टी देती है केरला 2000 रुपए पर हेक्टेयर। पेंशन भी देती है जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यूनिक है। 2006 में जब फार्मर सुसाइड कर रहे थे रेगुलर, क्यों, पूरी कंट्री में चल रहा था कि रेगुलर फार्मर सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो लोन है वो काफी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया था। तो वहां की गवर्नमेंट ने डेप्ट रिलीज कमीशन लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो फार्मर्स है उनको बचाया जा सके और उनकी सहायता की जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो केरला से सेंट्रल गवर्नमेंट सीख सकती है और उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है इन फार्मर्स लॉज के तुलना में। कंपैरिजन अगर इनको रिपील कर दिया जाए और इनकी जगह अगर इनको लागू किया जाए तो जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यूपी में जो अभी एंटी रिलीजन जो बिल पास हुआ है वो उसके बारे में लिखा गया है कि जो वो ऑर्डिनेंस है वो इल कन्विंस्ड है, ओवर ब्रॉड है एंड वेग ऑर्डिनेंस है वो। देखो, इस आर्टिकल में जो लेखक है, राइटर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो उन्होंने पॉलिटी की एक बात की है कि देखो, पॉलिटी को अच्छे से इस तरीके से समझा जा सकता है। आर्टिकल 213 में ये तो है गवर्नर के पास पावर, और आर्टिकल 123 में पावर है प्रेसिडेंट के पास में। क्या होता है, मान लो सेंटर में है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हैं 2 सदन, और अगर स्टेट में है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, या दोनों है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये पावर है कि अगर एक सदन हो तो एक सदन और 2 सदन हो तो दोनों सदन पावर में नहीं हो, और अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेज हो जाए जिन पर तुरंत काम करने की जरूरत है, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तो क्या होता है, अगर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि इसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है तो गवर्नर क्या कर सकता है और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अब इसके लिए क्या कंडीशन हो गई, प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट सेशन में नहीं होनी चाहिए, सर्कमस्टेंसेज ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस को एग्जिस्ट करना और ऑर्डिनेंस को प्रोमुलेट करना जरूरी है, और उन सर्कमस्टेंसेज पे इमीडिएट एक्शन होना भी जरूरी है। ये जरूरी है, ये प्री कंडीशन है कोई भी ऑर्डिनेंस लाने के लिए। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि यूपी में जो ऑर्डिनेंस लाया गया तो ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेज थी कि उन पे तुरंत एक्शन, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत थी। अब इस आर्टिकल में जो बोला गया है उसमें ये बताया गया है कि वहां पर एंटी रिलीजन कन्वर्जन, मतलब
कोई भी अपना धर्म परिवर्तित करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें बताया गया है कि लोग लालच दे करके, प्रेशर बना करके शादी के नाम पर एक का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, स्पेशली लड़कियों का। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो ऐसा तो होता नहीं है कि एक रात में ही लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है कि एक दिन में किसी एक के साथ में एक घटना घटित होती हो, तो इसमें ऐसा कोई इमीडिएट एक्शन लेने की तो जरूरत होती ही नहीं कि आपने ऑर्डिनेंस ला दिया। सबसे पहले तो क्रिटिक्स में क्रिटिक्स किया गया है कि एट वंस जो एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इमीडिएट एक्शन मतलब ऐसी सरकमस्टेंसेज, उसके बारे में भी स्टेट को बताना पड़ता है। अगर व्यक्ति पूछे तो, अगर व्यक्ति को स्टेट नहीं बताता है तो व्यक्ति जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और तब जो स्टेट है उनको रिवील करना पड़ता है कि ऐसी क्या आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत आ गई, कौन से सरकमस्टेंसेज आ गए थे जो आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत थी। दूसरा, इस आर्टिकल में उस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 की बात की गई है। सेक्शन 3 में ये बोला गया है कि कोई भी शादी हो रही है, उसमें अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो धर्म परिवर्तन करना सबका पर्सनल मैटर है, आप उनके राइट्स का हनन कर रहे हो। सेकंड, इसका जो सेक्शन 7 है उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि सेक्शन 7 में ये बोला गया है कि अगर कहीं भी ये आभास होता है कि किसी का धर्म परिवर्तन हो सकता है, उसके बारे में अगर एक इंफॉर्मेशन मिलती है, तो क्या होगा, जो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होगा वो बिना किसी लीगल प्रोविजन के, मतलब ना तो क्या लेगा, वारंट लेगा, ना किसी तरीके से कोई लीगल प्रोविजन लेगा, और उन लोगों को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। तो इस आर्टिकल में तो मतलब ये बताया गया है कि जैसे मतलब एक हिंदू और मुसलमान, लड़का और लड़की साथ में खाना भी खा रहे हैं, और अगर किसी ने, कोई एग्रीड पर्सन है, कोई परेशान व्यक्ति है, उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहां पर हो सकता है कि धर्म परिवर्तन हो सकता है, तो बिना बात को जाने पहचाने आप उन पे एक्शन लोगे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। नेक्स्ट, इस आर्टिकल में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है और उन धर्म परिवर्तन में वो 60 दिन का उसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी है कि उसको डीएम को पहले 60 दिन पहले बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर इस पर फैसला लेगा कि वो धर्म परिवर्तन सही है, कोई अनवांटेड वेज से तो ये धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये तो गलत है, किसी का जो पर्सनल राइट है, जो राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है, इन सब का, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू डिग्निटी, इन सब का क्या हो रहा है, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू हनन हो रहा है। और अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो न्यूज में है। देखो 2020 में जो राज्यसभा है उसकी सिटिंग बहुत कम हुई है, लोएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग, अब तक सबसे लोएस्ट सिटिंग हुई है राज्यसभा की 2020 में। देखो इसके अलावा ये बात बोली गई है कि जो कमेटी होती है, प्रोसीजर कमेटी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2020 में सिर्फ और सिर्फ 17वीं लोकसभा में 10% बिल भेजे गए हैं, कमेटीज को रेफर किए गए हैं। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डाटा सामने आए हैं, और पिछले 3 टर्म्स में सबसे कम है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारी जो राज्यसभा है वो लगभग 50 से भी कम बार मिली है इस बार 2020 में, और 3 बार तो देखो मेन, 2 बार तो सेशन, हम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, मॉनसून सीजन होता है, और फिर होता है विंटर सेशन। अब विंटर सेशन को तो स्क्रैप ही कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। तो ये बोला गया है कि राज्यसभा की जो सिटिंग हुई है वो 50 से भी कम हुई है, और उनमें से 3 बार तो हम अदर ओकेजन पे मिले हैं, मतलब ये जो 3 मेन पॉइंट हैं उन पर हम मिलते हैं, उसके अलावा 3 बार तो अलग से मिले हैं। देखो विंटर सेशन को क्या कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। राज्यसभा 2020 में सिर्फ 33 दिन के लिए मिली है, लोवेस्ट एवर टैली है एक साल में, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि देखो जो बजट सेशन, मानसून सेशन था, उसको भी कोविड-19 के दौरान क्या कर दिया था, कम कर दिया गया था। बजट सेशन जिसका शेड्यूल था कि 31 सिटिंग होगी, लेकिन
फिर 23 सेशन पे भी उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वैसा ही किया गया मानसून सीजन में। मानसून में 18 सिटिंग थी, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए सिर्फ 10 ही सिटिंग की गई थी, क्योंकि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो उनके पॉजिटिव केसेज आ गए थे। अब तक ऐसा 3 बार हुआ है जब हमारी जो राज्यसभा की जो सिटिंग है वो बहुत कम बार मिली है। 1999 में हम सिर्फ और सिर्फ 48 बार मिले थे, जब 50 से कम सिटिंग हुई है। 2004 और 2008 में सिर्फ 46 बार सिटिंग हुई थी। जो हमारी जो हायर जो हाउस है ना, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, और ऐसा पहली बार देखा गया है 1984 में जब ऐसा हुआ था, 36 साल पहले, जब विंटर सेशन को क्या किया गया था, कैंसिल किया गया था। इसके अलावा 2 बार ऐसा पहले भी हो चुका है जब विंटर सेशन कैंसिल किया गया था, 1979 और 1975 में। लेकिन जो राज्यसभा के सेक्रेटरीट हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि सिटिंग कम हुई है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो कम नहीं हुई है। भले ही लिमिटेड नंबर ऑफ सिटिंग हुई है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम किया गया है, वो उतना ही है। 2020 के दौरान जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है वो 82.7% है। पिछले 11 साल के दौरान जो प्रोडक्टिविटी थी वो उसमें हाईएस्ट है एनुअल प्रोडक्टिविटी। टोटल 39 बिल पास किए गए 2020 के दौरान, जिसमें 12 बिल जो हैं वो बजट सेशन, 27 बिल मानसून सेशन। इसमें देखो ये बोला गया है कि देखो कम सिटिंग हुई, कम दिनों के लिए सिटिंग हुई, लेकिन रेगुलर क्या हुआ, काम हुआ। तो फार्मर्स जो लॉ बनाए गए हैं उसी का नतीजा है कि 10 दिन की सिटिंग में आपने उनको पास कर दिया था। तो यही बोला गया है कि अगर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता ना फार्मर्स लॉ बनाने में, तो ये जो इतना प्रोटेस्ट चल रहा है वो होता ही नहीं। आप पहले लॉ इंट्रोड्यूस करवाते, बिल इंट्रोड्यूस करवाते, फिर उनको पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो उस फार्म ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबसे कंसल्ट करती, सबसे अवेयर करती, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बात करती, और जब फिर जो लॉ आता ना वो अच्छा होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता, लोगों को उससे इतनी परेशानी नहीं होती जितनी अब हो रही है, और लोग उनको रिपील करने की बात कर रहे हैं। तो आप बोल तो रहे हो कि इतने बिल पास हुए हैं, लेकिन वो जो बिल पास हुए हैं, जो लॉ बने हैं, वो ढंग से पास हुए भी हैं या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो देखो, हमने फर्स्ट पेज पे भी डिस्कस किया था कि पीएम ने एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया है। पीएम ने बोला है कि सभी लोगों को एक रूफ मिलने की जरूरत है, मतलब सभी लोगों को घर मिले। इसमें क्या होगा कि 1000 हाउसेज बनाएंगे प्रत्येक शहर में, और 6 शहरों में ये शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसमें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेज की जाएंगी ये जो घर बनाने में, और ये जो प्रैक्टिसेज है वो कहाँ से अडॉप्ट करेंगे हम, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा से। जो चेन्नई है वहां पर प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ताकि फास्टर, चीपर और कंस्ट्रक्शन हो सके। पीएम ने ये बात बोला है कि 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स 6 सिटीज में, किसके दौरान, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव के दौरान ये जो इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया गया है। इसमें 1000 हाउसेज बनाए जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, गुजरात का राजकोट है, तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला और उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ये नाम हमें ध्यान होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 12 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेज यूज की जाएंगी अनेक कंट्रीज से, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा से। जो पीएम हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और जो अदर ऑफिशियल्स हैं उन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया, और ये बात बोली कि न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके हम रिजिलियंट कंफर्टेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाएंगे पुअर और मिडिल क्लास को। और अगर ये कोऑपरेशन एक्सटेंड होता है तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। इसमें आर्टिकल में बोला गया है, पीएम ने बोला है कि जो प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट, स्टूडेंट, वो इस प्रोजेक्ट साइट का क्या करें, विजिट करें और इन टेक्नोलॉजी को समझें, और इसके अलावा कुछ क्या दे, अपने सुझाव भी दे, ताकि लोकल रिक्वायरमेंट्स के दौरान उनका यूज किया जा सके।
नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि पीएम ने एक अदर मेजर इनिशिएटिव के बारे में बोला, सेंट्रल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो पिछले साल शुरू किया गया था। किसके लिए? माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, कि दूर से जो लोग आते हैं उनको इजीली रेंट पे हाउस उपलब्ध हो सके। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके कोऑर्डिनेशन में चला था? इंडस्ट्रियलिस्ट और अदर इन्वेस्टर्स ने मिलकर के, कोऑर्डिनेशन में मिलकर के इस प्रोजेक्ट को चलाया था। और जो अब GHTC है वो सेंट्रल और कौन? स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के चलाएंगी। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, वायरस वेरिएंट, यूके में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है और अब इंडिया में भी उसके जो से अफेक्टेड है उनकी संख्या हो गई है 29। अब देखो, हमारे यहाँ पर कोविशील्ड जो इमरजेंसी यूज के लिए कोवैक्सीन को दे दिया गया है अप्रूवल DCGI के द्वारा। तो जो हर्षवर्धन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये बात बोला है कि 2000 मास्टर्स को ट्रेनिंग दे दी गई है नेशनली, और ये ट्रेनिंग दी गई है स्टेट वाइज, और उनमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट में 2000 मास्टर्स को ट्रेनिंग दे दिया गया है। ये प्रोसीजर वैसे ही है जैसे इलेक्शन करवाने से पहले जो इलेक्शन करवाने की जो टीम है उनको बूथ के ऊपर क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको कैसे इलेक्शन करवाने हैं। उसी तरीके से इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ये जो मॉडल है उसको कहां से ड्रॉ किया गया है? दिल्ली में 1994 में जो पोलियो ड्राइव हुआ था, प्लस पोलियो जो ड्राइव हुआ था, वो इसी तरीके से काम किया गया था। इससे क्या होगा कि जो वैक्सीनेशन की जो एक्सरसाइज है वो पीपल की उसमें इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट को क्या होगा? उस पर आधारित होगी, और NGO, सिविल सोसाइटी, स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन और अदर्स, उन सब की भी क्या होगी? इसमें जरूरत होगी, ताकि इसको अच्छे से मोबिलाइज किया जा सके। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जरूरत होगी साइट्स पर, कोल्ड चेन पॉइंट्स की, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट जब मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप वैक्सीन को भेजोगे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि जो वैक्सीन है उसको कोल्ड चेन मतलब बहुत ही ज्यादा कि -डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है। तो ये इस चीज के लिए ट्रेनिंग की गई है कि कैसे आप वैक्सीन को एक जगह से दूसरे जगह पर अच्छे परफेक्ट वे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकोगे, और पहुंचाने के बाद में कैसे उसको लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। आज हमने इंपॉर्टेंट कई टर्म्स डिस्कस की, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो यूपी का जो ऑर्डिनेंस है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे उनको सही किया जा सकता है, और कैसे राइट टू लाइफ, डिग्निटी और लिबर्टी को वो क्या कर रहा है? एनक्रोच कर रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।